लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन, अगर अपन इसको एक गणितीय समीकरण के रूप में लिखे हैं तो ये कंसेप्ट सबसे पहले एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन पीएफ वालहर्स्ट, इन्होंने 1838 में दिया था। बाद में इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ दो और वैज्ञानिकों का, जिनका नाम है पर्ल तथा रीड। इस प्रकार से इस पॉपुलेशन ग्रोथ को, कौन सी वाली, लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन, इसको पूरा समर्थन प्राप्त हुआ और आज की तारीख में ये जो है वालहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है। और जो कल अपन ने जो कर्व बनाया था सिग्मोइडल कर्व, ये सिग्मोइडल कर्व भी वालहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहलाता है। इसको मैथमेटिकल रूप से लिखा जा सकता है dn/dt इज इक्वल टू Rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, जहां पे n इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक रूप से, इंटरनल, प्राकृतिक रूप से कितनी जनसंख्या बढ़ी वो है ना, यानी कि वही जो कल अपन ने देखा था कि डेथ रेट बर्थ रेट दोनों का अंतर जो आता है वो है, और फिर आता है के, कैपिटल के, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको अपन ने पढ़ा था धारण क्षमता के रूप में। तो इन सभी डेटा को अगर अपन इस फॉर्मूले में पुट करें तो अपने को जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जनसंख्या वृद्धि दर की, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, जिसको अपन कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब एक्चुअल में आज की तारीख में इसी पे ट्रस्ट किया जाता है, इसी पे विश्वास किया जाता है। कारण क्या है, ये है क्योंकि अधिकतर जंतु पॉपुलेशन, मैक्सिमम जितनी भी एनिमल पॉपुलेशंस हैं, उनके लिए रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है रिसोर्सेज। और जल्दी ही वो रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर पॉपुलेशन वृद्धि होती रहे तो वो रिसोर्सेज कैसे हो जाते हैं, लिमिटिंग हो जाते हैं, सीमाकारी हो जाते हैं। और उनके रिसोर्सेज के लिमिटिंग होने से पॉपुलेशन ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्टेज में आके वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो रुक जाती है। तो प्रैक्टिकली ये वाला जो ग्रोथ कर्व है ये ज्यादा एप्लीकेबल रहता है एज कंपेयर टू जो आपने पहले पढ़ा था इससे, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ कर्व की जो शेप है वो है सिग्मोइडल शेप, और इसी ग्रोथ मॉडल की सहायता से पॉपुलेशन ग्रोथ का वास्तविक आकलन किया जाना संभव होता है। इसी को आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक इक्वेशन को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे अपन ने एक तो अभी फॉर्म में लिखा था, सेकंड फॉर्म जिस फॉर्म में इसको लिखा सकता है dn/dt इज इक्वल टू Rn माइनस, ये माइनस का निशान है, R/k n स्क्वायर, और अथवा dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k, अथवा अगर अपन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे हैं, जोड़ के लिखे हैं, तो nt इज इक्वल टू k/1 प्लस e a माइनस rt। तो यहाँ पर बाकी सारे डेटा तो आपको पता है कि एक कैरिंग कैपेसिटी है, t टाइम है, n पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये जो a है ये बेसिकली ये एक इंटीग्रेशन का स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, जो कि कर्व की उत्पत्ति की तुलना में इसकी पोजीशन को बताता है कि कितना चेंज हुआ है समय के साथ में, ठीक है। तो ये हो गई इस इक्वेशन की बात। अब अगर अपन दोनों ग्रोथ पैटर्न्स को एक साथ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जो कि तुलनात्मक रूप से धीमा होता है, तो यहां पर अपन ये देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी की जो कैरिंग कैपेसिटी है इस पे बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कैरिंग कैपेसिटी का। जैसे कैरिंग कैपेसिटी यानी कि धारण क्षमता पे पॉपुलेशन पहुंचती है तो उसकी वृद्धि सीमित हो जाती है, और ये आप देख रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। इसके बीच का ये जो जोन है जो कि मैंने शो किया है इंटरमीडिएट ग्रोथ यानी कि मध्यवर्ती ग्रोथ, ये वो वाला क्षेत्र है जहां पे पॉपुलेशन अधिकतर रहना पसंद करती है, या दूसरे शब्दों में मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है। अधिकतम पॉपुलेशन यहीं उपस्थित होती है इंटरमीडिएट ग्रोथ जोन। तो
नेचुरल एक्सट्रीम को अवॉइड कर देता है, न तो बहुत ज्यादा न बहुत कम, बीच का दरमियानी हिस्सा, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन इस रेंज में आके स्टैंड होती है। तो दोनों कर्व को अगर अपन देखें तो ये एक्सपोनेंशियल जो कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, इसकी आकृति होती है अंग्रेजी के जे शेप, ये जे शेप कर्व कहलाता है, और इसकी आकृति होती है सिग्मोइडल, या ये कह सकते हैं ना ये एस शेप्ड कर्व कहलाता है ये। ठीक है, अपन दो पॉइंट्स और ऐड करते हैं, एक है km दैट इज मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, एक है ko वो कहलाती ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी यानी कि अधिकतम धारण क्षमता किसे कहेंगे, किसी पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर हैबिटेट जहां पे वो रहती है वहां पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अधिकतम मात्रा में उपयोग और उपलब्धता दोनों सुनिश्चित है। उपलब्ध होंगे तो ही उपयोग कर पाएगी पॉपुलेशन, उस केस में वो उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसको परिभाषा के रूप में भी लिखा जा सकता है कि किसी पॉपुलेशन की वह मैक्सिमम डेंसिटी जो उसका हैबिटेट या एनवायरनमेंट रिसोर्स के रूप में सपोर्ट कर सकता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, अधिकतम सीम, और वो अधिकतम पॉपुलेशन के लिए उपलब्ध भी हैं, तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी। एक होती है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल उपयुक्त, कि जितने भी संसाधन हैं जो भी उस हैबिटेट में उपलब्ध हैं उस पॉपुलेशन के यूज करने के लिए सफिशिएंट है, कम नहीं है। मेन पॉइंट ये है यहाँ पे, वो कम नहीं है, वो उपयुक्त है। यहाँ तो है कि जरूरत से ज्यादा थे, जितने चाहिए थे उससे ज्यादा थे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, किसी पॉपुलेशन की लोअर लेवल डेंसिटी, यानी कि अधिकतम तो हो नहीं पाएगी, अधिकतम से थोड़ी सी कम होगी, लोअर लेवल डेंसिटी जो किसी हैबिटेट में बिना किसी फैक्टर के दबाव के, फैक्टर का दबाव यानी कि भोजन की कमी या स्थान की कमी, इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, उस केस के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ आती है वो उसकी ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आती है। तो ये आपके सामने ये कर्व जो है दो कंडीशन में ड्रॉ किया गया है, एक जब km यानी कि एनवायरनमेंट की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हो, एक है ko जब एनवायरनमेंट की ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी हो। देखिए इस शब्द में अंतर है, एक है मैक्सिमम अधिकतम, एक है ऑप्टिमम बिल्कुल उपयुक्त, जितना होना चाहिए उतना। दोनों केस के अंदर एक के अंदर आप देख रहे हो कि जो कर्व बना ये बना जे शेप्ड कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर। असीमित संसाधन हर जगह होते नहीं है, इसलिए इस प्रकार की ग्रोथ जैसा कि मैंने पहले बताया कम जगह देखी जाती है, इस प्रकार की ग्रोथ बहुत कॉमन होती है, ये कहलाती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इस केस में जो कर्व प्राप्त होता है वो कहलाता है सिग्मोइडल कर्व, क्योंकि इसकी आकृति सिग्मोइडल होती है। तो यहाँ पर दो कर्व को कंपेयर करके दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्टिंग सिग्मोइडल एंड जे शेप्ड कर्व इन रिलेशन टू km एंड ko। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन बायोलॉजी से रिलेटेड कि एज ऑफ 1995 द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज एक्सपेक्टेड टू डबल विद इन 50 इयर्स, 50 साल के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो इससे अपने को R कैलकुलेट करना है। R का मतलब अपने को पता है यहाँ पर क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल, जैव क्षमता। तो T डबल कितने में हो रहा है, इसको अपन R से इस तरह से लिख देते हैं इन 2/R। इसलिए R की वैल्यू निकालनी है तो R को इधर लाए तो T नीचे चला गया, तो 2/T। तो 50 इयर्स T अपने को दिया हुआ, तो R की वैल्यू जो निकलेगी वो 2/50 यानी कि डबल हो रही 50 साल में। तो ये 0.0139 इंडिविजुअल्स ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए R हो गया, प्रजनन दर हो गई, ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है बेसिकली। ठीक है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली बीच में आएगा जब मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप इसको समझें, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज किस तरह से नियंत्रित होता है। तो ये तो प्रकृति नियंत्रित करती है, बिल्कुल सरलतम शब्दों में जो पॉपुलेशन का साइज नियंत्रित करती है। आप पढ़ रहे हैं काफी टाइम से कि पॉपुलेशन को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो वहां पे उपलब्ध संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज निर्धारण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियों से होता है। अपन ये देखते हैं कि कोई पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही, वो एक सीमा पे जाकर रुक जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो कारक हैं इनको अपन बोल देते हैं बेसिकली डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स।
डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो होता है यानी कि घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी पे निर्भर कारक हैं, तो इन फैक्टर्स की इफेक्टिवनेस जो होती है ना कि कितने प्रभावी साबित होंगे, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हिंदी में ये प्रभावी, कितने इफेक्टिव साबित होंगे, ये तय जो होता है ना वो नेचर ही करती है। तो सभी पॉपुलेशन का जो साइज है उसका रेगुलेशन ऑटोमेटिकली होता है, स्वतः ही होता है, ये प्रकृति नियंत्रित करती है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से वही फैक्टर्स काम करते हैं और उस पॉपुलेशन का साइज पूरी जो है इकोसिस्टम में वो नियंत्रित रहता है। तो ये फैक्टर्स कैसे हो गए, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, अपने आप को प्रकृति नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो वातावरण के अनुसार ये डेंसिटी निर्धारित होती है या नियंत्रित होती है। इसको फिर भी अपन अगर टॉपिक के रूप में पढ़ने का प्रयास करें तो जो प्रमुख कारक हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, इनमें से एक तो है डेंसिटी स्टेबलाइजिंग फैक्टर। स्टेबलाइजिंग का मतलब है डेंसिटी को स्थिर रखने का प्रयास। इन्हीं के साधन से होता है, इनमें होता है इंटरेक्शन, जिनको अपन अभी देखते हैं संक्षेप में। इंटरेक्शन आपस में अंतःक्रियाएं, रिप्रोडक्टिविटी प्रजनन क्षमताएं, इमिग्रेशन जो कल अपन ने पढ़ा था, पॉपुलेशन का कहीं जाना या आना, ये सारी चीजें, वहां पे होने वाले विभिन्न रोग और वहां पे पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, पानी, पीएच, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा, ये सारे जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जंतु को ले आते हैं, प्लांट को ले आते हैं, उन सब का एक बड़ा रोल होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को निर्धारित करने में। एक होता है डेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर, एक होता है वो पॉपुलेशन का सोशल बिहेवियर क्या है। बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो मैं जब तक आपको ये नहीं समझा पाऊंगा तो इसको भी समझ में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अपन इनको संक्षेप में पढ़ रहे हैं। बेसिकली अपने को पढ़ना है कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्थिर रहता है बाय एंड लार्ज, और उस स्थिर रहने के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। तो ये प्रमुख कारण है जो बेसिकली उसको डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर की श्रेणी में ले आते हैं। सारे के सारे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, और उनमें से आपको पढ़ना डेंसिटी स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो स्थिर रखते हैं, एक डेंसिटी लिमिटिंग यानी कि उसको सीमा में रखते हैं, एक है उसका सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसको पढ़ना है अपने को। हम देखते हैं डेंसिटी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को, उनमें से एक है इंटरेक्शन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया। किसी पॉपुलेशन उसका साइज जो होता है वो कई कारकों से निर्धारित रहता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जो पॉपुलेशन के साइज को नियंत्रित रखता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो होता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ये हो सकता है इंटरस्पेसिफिक हो या इंट्रास्पेसिफिक हो, अर्थात एक ही जाति के जीवों के बीच हो या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच हो। ये कंपटीशन भोजन के लिए भी हो सकता है, आवास के लिए भी हो सकता है, मेट्स के लिए भी हो सकता है। प्रेडेटर्स यानी कि उनको खाने वाले शिकारी, और एक है परजीवी। तो ये शिकारी, परजीवी और कंपटीशन, ये सब मिलकर पॉपुलेशन का साइज नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है इनकी होती है। और इसका जो कंपटीशन की बात करें तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो क्या है, मृत्यु दर में वृद्धि, मॉर्टेलिटीज बढ़ जाएंगी। नेस्ट डिस्ट्रक्शन, जंतुओं के आवास है वो नष्ट हो जाएंगे, जिनको अपन बोलते हैं नेस्ट डिस्ट्रक्शन। नेस्ट मतलब घोंसला, यहाँ पे नेस्ट मतलब आवास से है। झगड़े का नतीजा देखो खराब ही होता है, तो ये खराब नतीजे हैं। मॉर्टेलिटीज यानी कि मृत्यु, नेस्ट डिस्ट्रक्शन यानी कि आवास नष्ट होना, लॉस ऑफ फूड सप्लाई, भोजन का जो सोर्स है वो हो सकता है समाप्त हो जाए। और इन सब का परिणाम क्या होगा, प्रजनन दर घट जाएगी। जो जंतु वहां पे लड़ नहीं पाएंगे, वहां पे उनके क्षमताएं कम हो जाएंगी, तो उसमें प्रजनन क्षमता, प्रजनन दर वो भी कम हो जाएगी और वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाएंगे, उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ये इसका परिणाम है कंपटीशन का। अब अगर अपन देखें, एक साइंटिस्ट है गाउस, ये एक बड़े इकोलॉजिस्ट हैं। इनके सिद्धांत के, इन्होंने एक कंसेप्ट कहा था कि एक ही हैबिटेट नाइक को कहते हैं हिंदी में निकेत, एक ही पारिस्थितिकी निकेत, एक ही हैबिटेट नाइक में रहने वाले जंतु कभी भी आपस में कंपटीशन नहीं करते। उनके अंदर फूड की और दूसरी चीजों की जो चॉइसेस होती हैं, जो चयन होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इनका ये कहना था कि सब पानी में रहना तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना।
मगरमच्छ का फूड अलग है और जो मछली है उसका फूड अलग है। मगरमच्छ मछली को भी खाता है और दूसरे जंतुओं को भी खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों वहां पे नहीं रह सकते हैं। तो इनका सिद्धांत ये था कि एक ही हैबिटेट टाइप पर रहने वाली स्पीशीज में भोजन हेतु प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि भोजन हेतु प्रतिस्पर्धा होगी तो वहां पे झगड़े ज्यादा होंगे, अर्थात उनका भोजन चयन भिन्न होता है। भोजन का चयन भिन्न होगा तो लड़ाई झगड़े कम हो गए। ऐसे यदि भोजन आवश्यकता एक सी है तो वो साथ नहीं रह सकते। अगर दो कार्निवोरस जंतु, दो लायन जो है एक साथ आ जाए मेल, तो वो उनका मतलब बिल्कुल रहना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनका फूड एक ही है, उसी के लिए वो स्ट्रगल कर लेते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। इसी में एक पॉइंट जोड़ा है मैंने यहाँ पे कि किसी भी हैबिटेट से अगर अपन प्रेडेटर्स को हटा दें, यानी कि शेर को हटा दिया मान लीजिए, तो वहां पे क्या होगा, हिरण या खरगोश इस तरह से जो शाकाहारी जंतु हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनका भोजन ही शाकाहारी जंतु होते हैं। अगर अपन लायन या टाइगर को या पैंथर को उस पॉपुलेशन में से हटा दिया, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो हिरण की संख्या बढ़ेगी, डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, रेबिट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो वो फिर खेतों को, किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है वो होता है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन दर, जिसको अपन बोलते हैं बर्थ रेट के रूप में सामने आता है। तो अगर प्रजनन दर अधिक है तो एनिमल की पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होगी, और अगर प्रजनन दर कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं, इन्हीं को अपन कंटिन्यू करते हैं।